दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लिनिथ ब्रूक की एक कॉन्सेप्ट हेरेसी ऑफ पाराफ्रेज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम दो कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। पहला हेरेसी ऑफ पाराफ्रेज और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है पैराडॉक्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो क्लिनिथ ब्रूक ने दिया है, हम उन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, ये दरअसल वेल राउट अर्न, ये एक वर्क है क्लिनाथ ब्रूक के द्वारा। तो इसी वर्क में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। तो ये जो आप टाइटल देख रहे हो वेल राउट अर्न, यानी कि जो वर्क है वो दरअसल जॉन डन की वर्क द कैनोनाइजेशन से लिया गया है। ठीक है, द कैनोनाइजेशन जब आप पोयम पढ़ोगे तो उसमें आपको ये लाइन मिलेगी वेल राउट अर्न। तो उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने उसी मतलब वर्क वहाँ से वो वर्ड सेलेक्ट करके उन्होंने अपना बुक का टॉपिक बनाया और वहीं पे उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। तो अब हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज होता क्या है? तो दोस्तों पहले तो पैराफ्रेज आप जानते ही हो कि जब किसी चीज़ को हम पैराफ्रेज करते हैं यानी कि समराइजेशन करते हैं तो उसी को हम लोग पैराफ्रेज बोलते हैं। जैसे कि इसमें मतलब इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये बताया कि जब हम किसी चीज़ का समराइज करते हैं तो हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक वर्क है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, तो आपने इसका समराइजेशन कर दिया, आपने जो इसमें स्टोरी है तो आपने उस स्टोरी को समरी में बता दिया। तो एक ओवरऑल आइडिया तो अगर सामने वाला अगर उसको पढ़ेगा तो ओवरऑल उसको आइडिया तो मिल गया कि ठीक है भाई, जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें ये स्टोरी है। लेकिन जब आपने उसका समराइजेशन किया तो क्या उसका जो फॉर्म है जैसे कि वो फ्री वर्स में लिखा हुआ है, तो क्या आपने फ्री वर्स का समराइजेशन किया? नहीं, वो नहीं हुआ। जैसे बहुत सारे वर्क्स हैं जो कि राइमिंग स्कीम में लिखे होते हैं, जैसे कि सोनेट होता है। ठीक है, सोनेट का एग्जांपल हम लोग ले लें तो अगर सोनेट का आपने एक समरी लिख दिया तो उसका जो राइमिंग स्कीम है कि वो पेट्रार्कन में लिखा गया है या फिर यूँ बोल सकते हो कि वो इंग्लिश सोनेट है में शेक्सपियरियन सोनेट है। ठीक है, या फिर वो पेट्रार्कन सोनेट है, इटालियन सोनेट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ का हम समराइजेशन करते हैं तो हम सिर्फ एक स्टोरी, हम ओवरऑल ओवरऑल जो आइडिया है सिर्फ हम वही बता पाते हैं। लेकिन वो पेंटामीटर में लिखा हुआ है, हेक्सामीटर में लिखा हुआ है, फ्री वर्स में लिखा हुआ है, हम वो चीज़ें नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है वही, इसी को हम लोग बोलते हैं हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। ठीक है, अब जो क्लिनिथ ब्रूक थे वो पैराफ्रेज के अगेंस्ट थे कि जो समराइजेशन है किसी भी टेक्स्ट का, जो समराइजेशन है वो बिल्कुल गलत है। अगर सिर्फ हम समरी पढ़ते हैं तो ना हमें थीम के बारे में पता चलेगा, ना ही हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस निकाल सकते हैं, ना ही हम उसके फॉर्म के बारे में जानेंगे। सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया ही हमको मिलेगा। और इस कारण जो क्लिनिथ ब्रूक थे वो इस कंसेप्ट के खिलाफ थे। कंसेप्ट का मतलब कि जो समराइजेशन है किसी चीज़ का, जो हम समरी बताते हैं उस चीज़ के वो खिलाफ थे। तो ये दोस्तों था हमारा पहला कंसेप्ट हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। अब जो सेकंड कंसेप्ट है वो है पैराडॉक्स का। तो पैराडॉक्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों पैराडॉक्स जो है वो पोएट्री में बहुत यूज़ होता है। तो पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि जब हम किसी दो अपोजिट चीज़ को हम एक बात मिलाते हैं, यानी कि जो मान लीजिए कि दो अपोजिट चीज़ है और जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो उसी को हम लोग पैराडॉक्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो हिस्ट्री है, ठीक है, तो जेम्स जॉयस ने बोला था कि हिस्ट्री इज ए नाइटमेयर एंड आई लर्न फ्रॉम इट। तो नाइटमेयर मतलब भयानक। तो अगर इतिहास भयानक है तो आप उसे सीखोगे कैसे? क्या सीख सकते हो क्या? अगर कोई चीज़ भयानक है तो उससे हम लोग कैसे सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं। तो दो कंट्रास्टिंग चीज़ है, पैराडॉक्सिकल बात आपने बोल दिया भाई कि हिस्ट्री मतलब इतिहास और वो भयानक है तो आप उसे सीखोगे कैसे? तो ये तो दो अलग अलग बातें हो गई ना। ठीक है,
अब क्लिनीथ ब्रूक ने पैराडॉक्स के बारे में जब बात किया कि पैराडॉक्स जो है उसका मतलब, तो ये तो आप समझ चुके हो कि पैराडॉक्स का मतलब ये हो गया कि जब दो अपोजिट चीज के बारे में बात किया जाए तो वो पैराडॉक्स है। ठीक है, तो क्लिनाथ ब्रूक ने इसका दो एग्जाम्पल दिया। ठीक, पहला जो एग्जाम्पल है वो बताया वर्ड्सवर्थ का वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। तो ये एक वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि एक रोमांटिक पोएट है। तो इनका जो वर्क है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, तो उसमें वर्ड्सवर्थ ने ये बोला है कि लंदन जो है वो बहुत खूबसूरत है, और लंदन आदमी के द्वारा बनाया गया है, और आदमी मतलब कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य जो है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है, यानी कि एक नेचर का पार्ट है। इसीलिए लंदन जो है वो भी नेचर का पार्ट हो गया। अब देखिए कैसे इसमें दो पैराडॉक्सिकल बात किया गया है कि लंदन जो है वो मनुष्य ने बनाया, ठीक है, और मनुष्य नेचर का पार्ट है, इसीलिए लंदन जो है वो भी नेचर हो गया। ठीक है, तो अब अगर लंदन जो है वो मटेरियल थिंग से बना हुआ है, ठीक है, उसमें ब्रिक्स है, आयरन, कॉपर, मतलब जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है उससे बनाया गया है, तो अब जो मटेरियल चीज हो गया वो तो नेचर नहीं हो सकता ना। नेचर का मतलब क्या है? लिविंग थिंग्स। और लंदन क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ये तो पैराडॉक्सिकल बात हो गई ना, कि आपने दो अपोजिट चीज को एक साथ ला दिया। जैसे कि जब आप पोयम पढ़ते हो जॉन डन की, तो वो एक मेटाफिजिकल पोएट है, ठीक है, और मेटाफिजिकल का मतलब, मेटाफिजिकल पोएम का अगर कोई आपसे डिफिनीशन पूछे तो उसका डिफिनीशन ये होगा कि व्हेन टू हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स योक्ड टुगेदर, यानी कि दो अलग अलग बातें को अगर जोड़ के बताया जाए तो वो मेटाफिजिक्स हो गया। ठीक है, जैसे कि उसमें जॉन डन जो है, तो डेथ बी नॉट प्राउड में वो डायरेक्ट डेथ से यानी कि मृत्यु से क्वेश्चन पूछते कि भाई तुम कौन हो? तुम तो ज्यादा बरियार नहीं हो, तुम तो ज्यादा पावरफुल नहीं हो, बलशाली नहीं हो तुम तो। ठीक ठीक है, तो वो पैराडॉक्सिकल बात है, और यही बात क्लिनीथ ब्रूक ने वर्ड्सवर्थ का वेस्टमिनिस्टर ब्रिज में बताया कि एक लिविंग थिंग्स है, यानी कि नेचर जो है वो लिविंग थिंग्स है, और जो लंदन है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो दो अलग अलग चीजों को वर्ड्सवर्थ ने एक साथ जोड़ दिया कि चूंकि लंदन को मनुष्य ने बनाया है, और मनुष्य जो है वो नेचर का पार्ट है, इसीलिए जो नेचर है यानी कि जो लंदन है वो भी एक नेचर का पार्ट है। लेकिन अगर ये वर्ड्सवर्थ ने बताया है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो लंदन नेचर का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, वो ईश्वर ने नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। अब दूसरा जो इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो कैनोनाइजेशन से दिया है। ठीक है, तो जो कैनोनाइजेशन वर्क है, ये भी ये जो वर्क है बेसिकली, ये पोयम वो जॉन जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें वो ये बताते हैं, क्लिनाथ ब्रूक ये बताते हैं कि चूंकि जॉन डन जो थे वो एक संत थे, साधु थे भाई। ठीक है, और साधु जो है वो प्यार के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि साधु का मतलब है कि भाई मतलब वो मोह माया सब त्याग दिया है, अपन चल दिया है पर्वत पे जाके। मतलब हम लोग के इंडियन ट्रेडिशन में तो यही है कि साधु महात्मा लोग होते हैं भाई, उनको मोह माया से कोनो मतलब नहीं है, उनको परिवार से कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, वो जाएंगे अपने हिमालय पे, अपन पूरा वहाँ 1000 2000 साल तपस्या करेंगे। ठीक है, तो यही बात क्लिनिथ ब्रूक ने बताया कि चूंकि डॉन जॉन डन जो थे वो तो संत थे, ठीक है, और एक संत प्यार के बारे में कैसे बात कर सकता है? क्योंकि वो तो इस चीज से परे है, वो तो इस चीज से बहुत ऊपर उठ गया है। तो वो तो ये पैराडॉक्सिकल बात हो गई कि संत जो है यानी कि एक साधु जो है वो हर एक मोह माया से परे है, वो प्यार के बारे में बात कर रहा है। तो ये पैराडॉक्स है। अब आगे जो क्लिनिथ ब्रूक हैं वो ये भी बताते हैं कि चूंकि ठीक है पैराडॉक्स, मतलब दो कंट्रास्टिंग चीज को, ये दो अपोजिट चीज को एक साथ हम लोग यूज तो कर रहे हैं, लेकिन ये चीज जो है यानी कि जो पैराडॉक्स है वो पोएट्री को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है, यानी कि सुंदर बनाता है। और अगर हम लोग पैराडॉक्स पोएट्री में यूज करना छोड़ दें तो जो हमारी पोएट्री है वो बिल्कुल नीरस हो जाएगी, यानी कि उसमें कोई रस ही नहीं रहेगा। ठीक है,
तो ये दो कंसेप्ट क्लिनाथ ब्रुक के द्वारा दिया गया है, जो कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों एक और राइटर हुए हैं जिनका नाम है आर एस क्रेन। उन्होंने एक वर्क लिखा है क्रिटिकल मोनिज्म ऑफ क्लिनाथ ब्रुक। तो ये जो वर्क है क्रिटिकल मोनिज्म ऑफ क्लिनिथ ब्रुक्स, ये जो वर्क है वो आर एस क्रेन के द्वारा लिखा हुआ है। और इसमें आर एस क्रेन ने ये बताया है कि ठीक है, आपने पैराडॉक्स के बारे में तो बात कर ली, लेकिन पोएट्री में एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनेशन। आपने इमेजिनेशन के बारे में बात नहीं किया। आपने पैराडॉक्स के बारे में तो ठीक है भर भर के बातें बताई, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए, लेकिन जो इमेजिनेशन है उसका क्या, उसके बारे में कौन बात करेगा। तो आर एच क्रेन बेसिकली वो उन्होंने क्लिनिथ ब्रुक पर शायद पीएचडी किया होगा, तो उन्होंने एक वर्क लिखा होगा, वर्क लिखा है क्रिटिकल मोनिज्म ऑफ, इसमें उन्होंने ये बताया है कि पैराडॉक्स के साथ साथ इमेजिनेशन भी बहुत ज़रूरी है पोएट्री के लिए। ठीक है, जैसे कि आप जो मेरी सबसे फेवरेट पोएम है वो है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। इसमें कितना कमाल का सुपरनेचुरल एलिमेंट इसमें ऐड किया गया है और वो क्या कमाल की थिंकिंग होगी जो राइटर हैं, हमें उनके राइटर का नाम है मैं देखिए मैं भूल गया राइटर का नाम। तो वो जो वर्क है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, उसमें कितना कमाल का मतलब जो थीम है सुपरनेचुरल एलिमेंट और कितना ज़बरदस्त इमेजिनेशन होगा पोएट का। ठीक है, तो आर एच क्रेन ने इस वर्क में यही बताया है कि पैराडॉक्स के साथ साथ इमेजिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों आगे कुछ हम लोग क्लिनिथ ब्रुक का फेमस जो वर्क्स हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला जो वर्क है वेल राउट अर्न, जो कि कैनोनाइजेशन से लिया गया है, जो कि जॉन डन का एक पोएम है और इसका सबटाइटल है स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री। दूसरा इनका जो वर्क है वो है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री और मॉडर्न पोएट्री एंड द ट्रेडिशन, ये उनका तीसरा वर्क है। अगला वर्क लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, और जो लास्ट उनका फेमस वर्क है वो है किट्स सलाइवन हिस्टोरियन हिस्ट्री विदाउट फुटनोट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली जो लास्ट वर्क है इनका किट्स सलाइवन, वो जॉन किट्स का एक वर्क है, पोएम है ओड टू ग्रेसियन अर्न, उसके बारे में बात करता है। अब दोस्तों हम लोग कुछ यूजीसी के मॉक टेस्ट के, मैंने मॉक टेस्ट बनाया है 5 क्वेश्चंस, तो हम उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास पब्लिश्ड इन 1998 इज अ बुक बाय, यानी कि जो ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास जो बुक है वो 1998 में पब्लिश्ड हुई थी और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, जिसका आंसर है पवन के वर्मा। हिस्ट्री एंड द क्लास कॉन्शियसनेस इज रिटन बाई, यानी कि हिस्ट्री और क्लास कॉन्शियसनेस जो कि वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर है जॉर्जी लुकास। हाँ, जॉर्जी लुकास, काफ़ी क्रिटिकल नाम है। द पिटफॉल्स ऑफ नेचुरल कॉन्शियसनेस इज ए वर्क बाय, तो पिटफॉल्स ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है, जिसका आंसर है फ्रांज फैनन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इन एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म नॉर्थरोप फ्रायर रिलेट्स ट्रेजेडी टू, यानी कि नॉर्थरोप फ्रायर का एक वर्क है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म जिसमें उन्होंने ट्रेजेडी को किससे रिलेट किया है, और इसका आंसर है ऑटम। द कंसेप्ट ऑफ अफेक्टिव फैलेसी वाज आर्टिकुलेटेड बाय, यानी कि जो कंसेप्ट है अफेक्टिव फैलेसी ये किस वर्क में आर्टिकुलेट किया गया है, यानी कि बताया गया है, जिसका आंसर है द वर्बल आइकन। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।